Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good evening to all of you. My name is Manas Pandey and I welcome you all on Skill Hut Academy. सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि इसके पहले सिर्फ एक वीडियो रिलीज़ हुआ है, ये दूसरा वीडियो है। ये करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस का सीरीज़ दोनों साथ साथ चलता है और मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा रोका हुआ है। उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि वी विल स्टार्ट वीकली करंट अफेयर्स बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग। हम लोग दिन भर काम करते हैं, उसके बाद शाम को आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से स्किप हो जाता है ना। आई रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इसके मैंने 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं एंड आई हैव टू जस्ट टू अपलोड इट। सिर्फ इतना करना है कि इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पॉलिटी है। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आइदर इट इज़ यूपीएससी और इट इज़ यूपीपीसीएस, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम होगा, फॉर एग्जांपल यूपीएससी है, तो अब यूपीएससी में आपको पता है कम से कम 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं। यूपीपीसीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही एसएससी और बैंक में भी। तो ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो ये सबसे पहला है। इसके 20 से 30 वीडियो बनेंगे और मैं आपको ये बता दूं ये क्या है, जिस्ट ऑफ लक्ष्मीकांत। आपको पता होगा ये बाइबल कही जाती है किसकी, इंडियन पॉलिटी की। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर डिसाइड करिएगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ने में कितना आसान लगता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। वी विल कंप्लीट एवरी चैप्टर। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। पहले आप पढ़िए, फिर मुझे बताइए एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो सबसे पहला चैप्टर है क्या, प्रेम्बल। प्रेम्बल का मतलब क्या। मैंने आपको एक बुक दी, कोई भी बुक पे दे सकता हूँ, अननोन बहुत मोटी सी बुक दी, और आप में से मैं पूछूं कि यार 1 मिनट में बताओ कि इस बुक में लिखा क्या है, तो आप कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे कि बता पाओगे। एक तरीका है क्या, जब आप बुक को खोलते हो तो देखो सबसे पहली पेज पे आता है क्या, एक्नॉलेजमेंट। क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या, अपने बाप का, दादी का, भाई का, बाप का, सब का बदला लेता है वो आदमी जो उस ऑथर ने उसको लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्नॉलेजमेंट। नाउ इफ यू विल मूव टू द सेकंड पेज, अगले पेज पे आप जाएंगे तो आपको वहां दिखा रहेगा प्रीफेस। क्या लिखा रहता है, प्रीफेस। तो आप जैसे ही देखते हैं प्रीफेस तो आपको समझ में आ जाता है। उस प्रीफेस को आप पूरा पढ़िए तो उसमें वो ऑथर ये बताता है कि इस पूरी बुक में मैंने लिखा क्या है। देखिए, ठीक, इस पूरी बुक में क्या लिखा, आप उसको पढ़ लीजिए प्रीफेस को, एंड यू विल गेट टू नो कि पूरी बुक का सार क्या है, समरी क्या है। तो ये जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या है, भारत का संविधान, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन जो जो जहाँ पे भी हैं आज के टाइम पे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है प्रस्तावना। अब आप समझ गए ना प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना भारत के संविधान का प्रीफेस है। प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया तो आपको अंदर के बारे में पूरी चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है ना। दूसरी भाषा में कहें, कोई आदमी रास्ते पे जा रहा है, एकाएक मैं उसको रोकूं और उससे पूछूं तुम कौन हो, तो कैसे पता करूंगा मैं उसकी आईडी कार्ड निकालूंगा। आईडी कार्ड में उसका बेसिक डिटेल, कुछ चीज़ें ज़रूरी कि वो कहाँ काम करता है उसके बारे में बता रहेगा, उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, समझ गए ना। तो ठीक उसी तरीके से प्रेम्बल है। तो सो प्रेम्बल इज नथिंग बट द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हम लोग एक एक चीज़ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रेम्बल पढ़ेंगे। फिर प्रेम्बल के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे यूपीएससी और यूपीपीसीएस एसएससी आजकल क्वेश्चन पूछती है, हम लोग उसके एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, एंड इफ यू विल फील दैट द कंटेंट इज जेन्युइन, प्लीज लाइक एंड शेयर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल से। प्रेम्बल का मतलब प्रस्तावना, हिंदी में इंग्लिश दोनों में लिखा है, सो आई फील यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस। प्रेम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। मतलब हम भारत के लोग, सबसे पहली लाइन इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको भी बताता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly, this 26 November 1949 do hereby adopt, enact and क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। ये पूरी लाइन आप पहले समझ लीजिए, ठीक। अब इसके बाद हम वन बाय वन एक एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, प्रेम्बल का मतलब क्या। तो सबसे पहले देखिए, मेरा नाम है मानस पांडे। मैं अगर कहूँ तो मेरे अंदर कुछ पावर है, उसकी कुछ सोर्स भी तो होगा ना। पावर कहीं से, तो जैसे भगवान का सोर्स है, उसकी वजह से मुझे पावर मिल रहा है। ऐसे ही भारत का संविधान है, इसके पावर का भी कुछ सोर्स है।
वो क्या सोर्स है? तो देखिए, ये एक पेट क्वेश्चन है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, और यूपीएससी ने यही पूछा था रिसेंटली, कुछ समय पहले यूपीपीसीएस में भी पूछा था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है क्या है सोर्स? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान का पावर का सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे पहली चीज। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी चीज पे। अगला क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे या किसी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा था आईएएस परीक्षा का, उसमें एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने दिया था, मतलब मैं तो आज तक प्री ही निकाला हूं, मैं मेंस नहीं निकाला हूं, सो आई कैन टेल यू हाउ टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम, और वहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एंड मेंस, जीएस पेपर 2 में ये सब आता है, आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप सॉल्व करके देखिएगा जीएस पेपर 2, चाहे यूपीपीसीएस चाहे यूपीएससी, आपको आराम से सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का नेचर कैसा है। जैसे मैं नेचर का क्रोधी हूँ, वैसे भारत संविधान का भी तो कुछ नेचर होगा ना, कैसा नेचर है, तो आइए उसको भी देखते हैं। द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कितने हैं? ये 5 नेचर हैं भारतीय संविधान के। ये एग्जाम में गलती मत करिएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है इसको आप अक्षरशः रट डालें, क्योंकि इंटरव्यू में यही शब्द पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, कहीं पे भी होगा, ये जरूर पहले ही आपसे पूछ लेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में। और आपको विश्वास मानिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, दे इवन डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ द, मतलब प्रिम्बल अब वो पढ़ के नहीं बता सकते, उन्हें रटा नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता फिर आपको कुछ नहीं आता। तो चलिए, तो नेचर हो गया। दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि पावर सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो हम भारत के लोग। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से। दूसरी चीज, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, तो याद रखिएगा सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क, और जरूर पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू कि ये 4 हैं, याद रखिएगा। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हैं। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के गोल क्या है, आगे करना क्या चाहता है। हम जो बनाया जिन लोगों ने, उन्होंने क्या किया, इसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या दिया, क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने 4 गोल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से हैं? क्या? जस्टिस का मतलब न्याय, लिबर्टी का मतलब कुछ स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब बराबरी, फ्रेटर्निटी का मतलब भाई बंधुता, आपस में वो कह सकते हैं ब्रदरहुडनेस। ठीक है, तो ये 4 क्या हैं, याद रखिएगा। दीज ऑल 4 आर नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन वो हो गया। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या आएगा, इससे मैं ये बता रहा हूं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। चौथा क्वेश्चन आएगा कि कब अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिम्बल। तो याद रखिएगा, प्रिम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये आया कहां से, तो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान किसने बनाया? भारतीय संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली वो हुई थी, पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या कर दिया था, बना दिया था प्रेसिडेंट टेम्परेरी, अस्थायी। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट उसका क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को क्या किया? पेश किया। उसमें कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो पेश किया कब? 13 दिसंबर 1946 को। याद रहेगा आपको, आई होप कि आपको याद रहे। अब क्या हुआ, इसको अडॉप्ट किया कब? ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसी ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन पे बेस्ड है अपना क्या? प्रेम्बल। प्रेम्बल किस पे बेस्ड है, याद रखिएगा, ये पेट क्वेश्चन हो सकता है। प्रेम्बल इज बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, और बात आती है ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन के बाद प्रेम्बल को कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, प्रेम्बल को 26
नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। क्या? 26 नवंबर 1949 को प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया था। अब देखिए, एक बहुत महान जूरिस्ट थे जिनका नाम था एन ए पालकीवाला। उन्होंने ही कहा था इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, अभी तक नहीं आया, हो सकता है अब आ जाए। कौन सी दुनिया में ऐसी कंट्री थी जिसने पहली बार प्रेम्बल को इंट्रोड्यूस किया? सो द अमेरिका वॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट विथ ए प्रेम्बल। पहला ऐसा कंट्री थी जिसने प्रेम्बल को स्टार्ट किया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है प्रेम्बल से, वो क्या है? अमेंडमेंट बाई, एक बार प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया गया है। आज तक एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 चीजें जोड़ी गई। कौन सी 3 चीजें? सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर। द थर्ड वन इज द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मेन क्वेश्चन पता चलेगा। दीज ऑल क्वेश्चन आर फॉर वनडे एग्जाम या प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ यूपीएससी और यूपीपीएससी। लेकिन अगर मेंस के जीएस पेपर 2 में पूछेगा तो क्या पूछेगा? अब हम 1 बाय 1 वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, और सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। याद रखिएगा, सॉवरेन का मतलब संप्रभु, सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता। तो देखिए, दुनिया में 3 किस्म के देश होते हैं। कितने किस्म के देश? 3 किस्म के देश, या 3 किस्म के लोग भी होते हैं। एक तो जो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब जैसे बच्चा जब तक क्लास 11th या हाई स्कूल तक रहता है तो उसके घर का भी सारा खर्चा और बाहर का खर्चा कौन अदा करता है? पिता अदा करता है। तो बच्चा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस पे? फादर पे। उसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंट्री या डिपेंडेंट पर्सन। दूसरा होता है, देखिए क्या? डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब, अब लड़का थोड़ा बहुत कमाने लगा तो बाप ने बोला ऐसा है तो एक काम कर, तू घर का खर्चा चला, बाहर का खर्चा मैं देखूंगा। ठीक है, समझ गया ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखिएगा 2 चीज़, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। हर चीज़ इन्हीं दोनों टर्म्स के रूप में बात की जाएगी। तो अगर पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम घर का खर्चा चलाओ, बाहर का खर्चा मैं देख लूंगा, तो उसका मतलब आप इंटरनल अफेयर्स को छोड़ दीजिए उसी कंट्री पे, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो क्या करिए? डिफेंस, कम्युनिकेशन या फॉरेन रिलेशन, ये क्या करिए? खुद डील करिए। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? डोमिनियन। तीसरा क्या आता है? इंडिपेंडेंट, मतलब वो एकदम फ्री है। मैं मान लिया 3 टाइप की कंट्री हैं। पहला डिपेंडेंट कंट्री, पूरी तरीके से डिपेंडेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल वो खुद फैसले नहीं लेगा, कोई और लेगा। दूसरा डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब मेरे आंतरिक फैसले तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ फैसले कौन लेगा? कोई दूसरा स्टेट या दूसरा राष्ट्र ले, उसको क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट। तीसरा होता है इंडिपेंडेंट या सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन का मतलब एक भाषा में आप समझिए, द पावर, इफ एनी कंट्री इज हैविंग पावर टू कंट्रोल हिज ओन गवर्नमेंट, इट्स ओन गवर्नमेंट। अगर मेरे पास पूरी पावर हो कि मैं अपना इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर दोनों में खुद ही सल्टा लूँ, तो ऐसी कंट्री या ऐसा बंदा क्या होगा? सॉवरेन, स्वतंत्र एकदम, कोई दिक्कत टेंशन नहीं, हर मामला खुद ही सल्टाएंगे। ठीक है, कोई बाहरी का इंटरफेरेंस नहीं। तो अब इंडिया की बात करते हैं। ये तीनों चीज़ को एक्सप्लेनेशन इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो क्या था? 15 अगस्त 1947 से पहले, बिफोर 1947, 15 अगस्त के पहले भारत कैसा था? डिपेंडेंट था। मतलब हर चीज़ में किस पे डिपेंडेंट हो गया था? ब्रिटेन पे डिपेंडेंट हो गया था। अगली चीज, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में भारत कैसा स्टेट था? डोमिनियन स्टेट था। मैंने फिर से बताया ना कि अगर घर में है तो पिता ने बोला कि तुम घर के खर्चे संभालो, बाहर खर्चा मैं देख लूंगा, तो ये क्या है? डोमिनियन स्टेट। तो पिता कौन हुआ? ब्रिटेन, बेटा कौन हुआ? भारत। ये कब तक था? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। ठीक, फिर क्या था? आफ्टर 26 जनवरी 1950 भारत कैसा बना? भारत बना एक सॉवरेन कंट्री, संप्रभु। मतलब अब हम अपने कंट्री का इंटरनल और एक्सटर्नल गवर्नेंस हम खुद चलाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो उसको कंट्री को क्या बोलते हैं? सॉवरेन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिए, जब भी मेंस में क्वेश्चन पूछे तो आपको इन्हीं दोनों टर्म्स के रूप में इसको एक्सप्लेन करना है, और प्रीलिम्स में पूछेगा तो भी आप एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है? ये सारे वो पॉइंट हैं देखिए जो प्रेम्बल में आए हैं, और ये कहीं भी आएंगे, ये अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म का हिंदी में मतलब होता है, देखिए, समाजवाद। नाम से ही समझ में आ रहा है समाजवाद। ठीक है, समाजवाद क्या है उसके पहले आप ये समझिए कि चौराही क्या है। ठीक है, मतलब कि 2 टाइप के सोशलिज्म होते हैं दुनिया में।
सबसे पहला होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हर चीज़ का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो सबसे पहले कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? अगर कोई कंट्री में, जैसे गवर्नमेंट है, कोई कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हर चीज़ नेशनलाइज कर दो, प्राइवेट पार्टी कोई रह ही ना जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, नेशनलाइज कर दो हर चीज़ को, तो ऐसी सोशलिज्म को क्या बोलते हैं? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। समझ रहे हैं ना? दूसरे टाइप का सोशलिज्म क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आप साफ साफ दिख रहा है क्या? पब्लिक प्लस प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट भी काम करे, प्राइवेट भी काम करे। ऐसी इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब अगर कोई ऐसा सोशलिज्म है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी काम करे, जैसे भारत क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, गवर्नमेंट प्लेयर्स भी हैं, सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे कि ये क्या है। जैसे कोई गेहूं ही है, तो गेहूं है, कोई उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और बंदा, बाहरी बंदा, मतलब एक प्राइवेट प्लेयर क्या कर रहा है? उसको मतलब गेहूं उगा रहा है, गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत कैसा है? अब बताइए, आप खुद ही सोच सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंडिया इज ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कंट्री और या डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक कंट्री। तो आपको क्लियर सा पता होना चाहिए भारत कैसा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है। अगली पॉइंट पे आ जाएं। आई होप कि आपको हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या आपको लगता है कुछ पढ़ाने में समस्या है, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या? डेमोक्रेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको आज सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी पॉलिटी से रिलेटेड, जो बेसिक है। इससे आपको बेसिक पॉलिटी में समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोकतंत्र क्या है? तो सबसे पहले हिंदी में समझिए, हिंदी भाषा वालों के लोगों के लिए लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन ही। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। हिंदी में बोले तो ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये क्या होता है? लोकतंत्र होता है। अब देखिए, दुनिया में दो तरह के लोकतंत्र होते हैं। पहले तो आप समझ गए ना, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। दुनिया में दो तरीके के लोकतंत्र होते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। दो तरह के लोकतंत्र होते हैं। पहला तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेटिक एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है? दो टाइप की। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, ब्रिटेन में अक्सर रेफरेंडम होते रहते हैं। रेफरेंडम का मतलब पूरी जनता क्या करती है? तुरंत वो भरती है, मत पेटी में डालती है और उनका प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है। या यूनाइटेड किंगडम में आप सुनते होंगे, स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ा है। रेफरेंडम का मतलब किसी चीज़ पर मैटर फंसा, लोगों ने क्या किया, तुरंत पूरा का पूरा कंट्री क्या करेगा? पीपुल की बात कर रहा हूं। अगर कभी भी डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जब लोग डायरेक्टली किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब नहीं हमें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें सीधे सेलेक्ट कर लिया प्रधानमंत्री ये रहेगा। या कोई मैटर फंसा, उस पर लोगों ने तुरंत चुनाव किया, तुरंत वो हो गया। दैट इज नोन एज रेफरेंडम। इसी को बोलते हैं क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हमने किसी को चुना। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय, तो हमने मोदी जी को डायरेक्ट थोड़ा ना चुना। हमने किसको चुना? हमने पहले लोकसभा चुनी। हमने क्या किया? कुछ लोगों को चुना। हमने क्या किया? 542 लोगों को चुना, या 543 लोगों को हमने चुना। इन 543 लोगों पे जो अब चुनाव हुए हैं, इन लोगों ने किसको बनाया? अपना नेता बनाया मोदी जी को। तो हमने मोदी जी को डायरेक्ट थोड़ा ना चुन लिया कि हमने तुरंत चुन लिया। या आप कहिए श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमने उनको डायरेक्ट चुन लिया? नहीं। याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ को जनता, मतलब मैं जनता हूं, अगर मैं किसी चीज़ को डायरेक्ट चुनाव कर ले रहा हूं कि मतलब मैं चाहता हूं कि यही मोदी जी ही प्रधानमंत्री हो, पूरा देश उस पर क्या करे? मत चुनाव कर दे। चुनाव का मतलब होता है कि मतपेटी में अपना नाम डाल दे कि मैं चाहता हूं मोदी प्रधानमंत्री बने, वो चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंडम बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय दी पीपुल, मतलब हमने किसी को इलेक्ट किया, उन्होंने किसको बनाया नेता? मोदी जी को बनाया, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। याद रखिए। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का फिर से होता है। एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चाहिएगा। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी दो टाइप का होता है। सबसे पहला पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री क्या होता है? पहले तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। ठीक है,
पार्लियामेंट्री क्या होता है? पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है एक टाइप की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट का मतलब जैसे भारत है, तो भारत में आप देखिए दो है ना, एक लोकसभा है और दूसरी क्या है? राज्यसभा है। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? इसका जो हेड होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो हेड होता है, जैसे जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो खुद से नहीं चुना हुआ है, प्लस यहाँ पे कैसे सारा शासन कैसे चलता है? पार्लियामेंट मतलब दो है, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलके चलाएंगे। ठीक है ना। ओरिजिनल पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे अमेरिका में क्या है? वहां पे अभी नए नए जो बिडेन बने हुए हैं, तो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है। ओरिजिनल पावर मतलब एक नाम के लिए पावर और एक ओरिजिनल पावर। तो अमेरिका में कौन है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। ठीक है। और इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री। भारत में कोई भी फैसले क्या अपने आप को ही ले लेगा क्या? पार्लियामेंट उस पर क्या करेगी? बहस करेगी, डिसाइड होगा, तब कानून बनेगा। यहाँ क्या है? डायरेक्ट ओरिजिनल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। डेमोक्रेसी, एक भी चीज में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू सो मच का मतलब हम बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग अगला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला क्या है? सेक्युलरिज्म। अरे बाप रे, ये एक ऐसा पॉइंट है, पिछले जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, उस समय से ये पॉइंट मैटर जो है इतना चर्चा में है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया के भारत में असहिष्णुता इतनी बढ़ गई, लोग गाय को काट दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं? सेक्युलरिज्म से। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत कितना बड़ा सेक्युलर कंट्री है, ये आपको इस बात से समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है क्या? इम्पार्शियल या न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल। पहली चीज तो ये धर्म से रिलेटेड है। सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। ओरिजिनल संविधान में इसका नाम है पंथ निरपेक्षता। ठीक। तो अब देखिए, न्यूट्रल का मतलब क्या? मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई धर्म ही नहीं है। ठीक। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग तीन समझते हैं। पूरी दुनिया में तीन तरीके के स्टेट्स होते हैं। कितने तरीके के स्टेट्स होते हैं? तीन तरीके के। सबसे पहला क्या? एथेइस्ट। एथेइस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टेट या ऐसा देश जिसका कोई धर्म माने ही ना। जैसे चाइना ने कह दिया हमारे देश में कोई धर्म ही नहीं माना जा सकता, तो वो क्या है? एथेइस्ट। और क्या है? मैक्सिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1917 में लागू हुआ, और चाइना, ये सब कंट्री कैसी? एथेइस्ट। ये कोई भगवान को, कोई धर्म को नहीं मानती हैं। ना हम रहेंगे ना हम रहने देंगे, ये वाला सिस्टम है इनका। ना हम हैं ना हम रहने देंगे। ठीक। दूसरा क्या है? थियोक्रेटिक स्टेट्स। थियोक्रेटिक स्टेट्स का मतलब ये वो कंट्रीज हैं जो कि ब्लाइंडली बोलती हैं कि हमारा धर्म है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान कैसा है? इस्लामिक कंट्री है। ये क्या है? थियोक्रेटिक। ये कहते हैं कि वी आर नॉट सेक्युलर, हम सेक्युलर नहीं है, हम प्योरली कैसे हैं? इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान कैसी कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है। इफ आई विल आस्क यू नेपाल कैसी कंट्री है, तो नेपाल भी कैसी कंट्री है? थियोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पूरी तरीके से ये हिंदू राष्ट्र है नेपाल, इट्स नॉट सेक्युलर, याद रखिएगा। कंबोडिया कैसा है? कंबोडिया में आप देखिए, कंबोडिया में ऑफिशियली सब लोग जानते हैं कंबोडिया में क्या है? बुद्धिज्म है। तो ये क्या है? सेक्युलर है? नहीं, इट्स नॉट सेक्युलर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेचारा इंडिया, वो क्या है? सेक्युलर स्टेट। ये कहता है कि हम किसी को नहीं मानेंगे, जिसको आना हो सब आ जाओ। तो यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब, किसी के साथ हम कोई भी वो नहीं करेंगे, मतलब कि पार्शियलिटी नहीं करेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे। याद रखिएगा, जितने धर्म रहना चाहें भारत में रह सकते हैं, हम किसी के साथ भी क्या नहीं होंगे? पार्शियल होंगे ही नहीं, वी विल बी इम्पार्शियल। तो ऐसी कंट्री कौन कौन है? यूएसए है। यूएसए में कोई भी जाके रह ले, हम भी रहें, पाकिस्तानी भी रहे, बुद्धिज्म भी रहे, हर पूरा गांव वहीं पे बच जाए, कोई दिक्कत नहीं। इन सिमिलर वे इंडिया इज हैविंग द कंट्री विच फॉलोज दी सेक्युलरिज्म। तो जो लोग बोलते हैं कि भारत एक सेक्युलर है, जैसे आप बोलिए सऊदी अरेबिया क्या है? मुस्लिम कंट्री। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इट्स ए इस्लामिक कंट्री। तो भारत कैसा है? सेक्युलर है कि एथेइस्ट है कि थियोक्रेटिक है? भारत एक सेक्युलर है। फिर भी लोगों को लगता है कि भारत में क्या है? बहुत ही असहिष्णुता है, जबकि यहाँ सब ऐसे ही घुले मिले रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपब्लिक। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये जितने भी पॉइंट हैं ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। जीएस पेपर 2 में ना एक एक लाइन बाय लाइन यही सीधे सीधे पूछ जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म रिपब्लिक। और चूंकि देखिए यूपी पीसीएस में अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है सब्जेक्टिव, वरना इसके पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे जीएस के 1-2 साल पहले, अब हुआ है सब्जेक्टिव। तो अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गहरा डिटेल आपसे पूछ देगा, एकदम डिटेल में पूछ डाला, आपसे वो क्लियर डेफिनेशन ही पूछेगा। ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? रिपब्लिक क्या होता है?
रिपब्लिक को हिंदी में बोलते हैं गणराज। क्या बोलते हैं? गणराज। भारत रिपब्लिक है, यस, इंडिया इज ए रिपब्लिक। अब देखिए, दो टाइप के रिपब्लिक होते हैं। कितने टाइप के रिपब्लिक होते हैं? पहली चीज तो रिपब्लिक होने का मतलब डेमोक्रेटिक होना। लोकतांत्रिक में भी लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। भारत क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब वो क्लियर हो गया। रिपब्लिक में आ जाइए। रिपब्लिक दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मोनार्की या मोनार्ची, कुछ लोग मोनार्की ही मैं बोलता हूँ, ठीक है। मोनार्की का मतलब राजतंत्र। राजतंत्र मतलब ऐसा चीज जहां पे राजा बादशाह हो। अब जाहिर सी बात है, मोनार्की का मतलब राजा बादशाह हो, इसका मतलब भारत में पहले क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की था। मतलब मैं राजा बना, मेरा बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा। तो ये क्या है? इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार था। बाप राजा, बेटा का बेटा राजा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मोनार्की। अभी दुनिया में ये कहाँ पे है? तो आपको पता होगा, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी, वो उनका पूरा खानदान चला आ रहा है। इस समय चार्ल्स हैं कि क्या है, तो वो कैसा है? मोनार्की। तो मोनार्की कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। और बाकी दूसरा टाइप का क्या होता है? रिपब्लिक। एक तो होता है डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक होते हैं कंट्री, वो दो टाइप की, एक मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है कि ऐसी कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं जिसका हेड हमेशा क्या हो? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। याद रखिएगा, भारत कैसा है? रिपब्लिक है कि नहीं, ये हम कैसे कहते हैं? अगर भारत का हेड का मतलब भारत का राष्ट्रपति, चाहे तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, लेकिन वो कैसा हो? इलेक्टेड हो। भारत का राष्ट्रपति कैसा है? इलेक्टेड है। डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा है? इलेक्टेड है। हर आदमी जो कि इलेक्टेड है, या हर राष्ट्र का हेड अगर इलेक्टेड या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो वो राष्ट्र क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कहा जाएगा। याद रखिएगा। और अगर पैतृक संपत्ति चल रही है, जैसे राजा बने उनका बेटा फिर उनका बेटा, तो वो क्या है? मोनार्की। तो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, याद रखिएगा। एक तो रिपब्लिक, दूसरा मोनार्की। भारत मोनार्की है कि रिपब्लिक है? रिपब्लिक है। आई होप कि इसके बाद आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब ये बहुत छोटे छोटे हैं। लिबर्टी। ये क्या है? लिबर्टी। आपको पता होगा, ये आपको याद रखनी चाहिए कि ये जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रेम्बल पढ़ रहे थे, तो प्रेम्बल में हमने एक चीज पढ़ा, लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है? स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। देखिए, लिबर्टी कौन कौन सी भारत में है, किन चीज़ों की लिबर्टी है? मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, भारत में इस चीज़ की लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। मैं कुछ सोच सकता हूँ, मेरा मन हो मैं कुछ भी कह दूँ। आपको पता है, कोई भी उठ के गाली दे देता है प्रधानमंत्री को। ये क्या है? लिबर्टी ही तो है ना। वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ फ्रीडम्स। हम कुछ भी मान सकते हैं। बिलीव का मतलब मैं चाहे जिस धर्म को मानना चाहूँ, क्या कर लूँ? मान लूँ। अब देख रहे हैं आप, सारी चीज़ देखिए, तो इससे समझ में आता है कि भारत क्या है? सेकुलर है। किसको मिटा नहीं सकता कोई भी इसको। हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, मैं किसी भी चीज़ को मान सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक। ये क्या है? लिबर्टी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का ये कतई मतलब नहीं होता कि हवा में मेरा मन करे मैं गोली चलाता फिर ये करूं। हर आदमी की स्वतंत्रता वहां पे खत्म हो जाती है जहां दूसरे की शुरू होती है। इसका मतलब एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन। मेरी नाक जहां से शुरू होती है वहां से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। इसका मतलब आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जब तक आपकी स्वतंत्रता से आपके बगल वाले को प्रॉब्लम ना हो। टिल द टाइम यू आर हैविंग लिबर्टी, ठीक है। तो ये लिबर्टी है। तो कौन कौन सी लिबर्टी है? कुछ भी सोचने की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीव की लिबर्टी है, किसी भी धर्म को मानने की लिबर्टी है, ठीक। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था? जस्टिस। भारत में ये देखिए, ये अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। जस्टिस, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप के जस्टिस हैं? तो 3 टाइप के जस्टिस हैं, याद रखिएगा। सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये क्या थे? ये भारत के क्या थे? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रेफर करता है। ये आगे उनका गोल है, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब बराबरी। हम किसी भी नौकरी के अप्लाई करेंगे, मतलब इक्वलिटी का मतलब समान चीज़ों को, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबके पास समान अधिकार है। तो ये भी भारत में फंडामेंटल राइट के तौर पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। हम सब भाईचारे के साथ रहें, दैट इज नोन एज दी फ्रेटर्निटी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? प्रेम्बल के। और इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब देखिए 15-16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वी विल
स्टॉप दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे चैप्टर 2। ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसमें आने में समय नहीं लगेगा। विद इन 1 और 2 डे इट विल बी रिलीज्ड, इसके बाद वाला वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। अगला ये 2 पॉइंट बचे हुए हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल भारत के संविधान का पार्ट है कि नहीं है। बहुत इस पे चर्चा हुई, बहुत माहौल बने, लोगों ने बहुत इस पे लड़ाइयाँ करी कि प्रिम्बल को, प्रस्तावना को भारत का संविधान का हिस्सा माना जाए कि ना माना जाए। तो बकवास हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सीधे काम की बात पे आएंगे। 3 चीज़ थे। एक तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, प्रिम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल भारत के संविधान का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है, कह दिया था। लेकिन फिर देखिए, अब ऐसा आप किसी चीज़ को कह दें कि किताब के आगे का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने एक बताया मैंने शुरुआत में, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, दूसरा होता है क्या, प्रीफेस ही गायब कर दिए, तो मज़ा कहाँ से आएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या हुआ, 73 में ये बहुत महान आदमी थे, इनका नाम था केशवानंद भारती। ये बहुत बड़ा केस है, ये इतना बड़ा केस है, इसको बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है भारतीय संविधान में। केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य सरकार, ये था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब था, 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यार देखो ऐसा है कि ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या है, प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें कहा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार में कहा, ठीक। और इतने पे ही नहीं रुका, उसके बाद फिर एक डिसीजन हुआ LIC इंडिया केस 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसी डिसीजन को बरकरार रखा। देखिए होता क्या है, जब हम कोई कानून बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही, तो ऐसा थोड़ी ना कि सुप्रीम कोर्ट भगवान है, उसे भी समझ में आता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, हम आगे चलकर उनको सुधारते हैं। तो उसने पहले देखा कि बेरूबारी केस में कुछ गड़बड़ी हो गई, नहीं, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद उन्होंने इसको सुधारा केशवानंद सरकार में, मतलब इस मामले में। फिर इन्होंने LIC इंडिया केस में क्या किया, ये चीज़ को माना, वेरीफाई किया कि याद रखिएगा, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2020 का UPSC का प्रीलिम्स के पेपर में यही शब्द पूछा था, शायद कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं। अब एक लास्ट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रिम्बल। क्या प्रिम्बल को कभी बदलाव किया जा सकता है, इसमें कुछ सुझाव संशोधन किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368। अगर आप संविधान में कोई भी आपको संशोधन करना है ना, तो एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 368, इसके तहत ही आप संशोधन कर पाएंगे। लेकिन हुआ मैटर क्या कि जब 1960 में भी 2 मिनट पहले मैंने बताया, 1960 में बेरूबारी केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यार ये तो संविधान का एक पार्ट है ही नहीं, तो क्या हुआ, जब ये संविधान का हिस्सा नहीं है तो आप इसमें कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसको 368 के तहत क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा तो है नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में क्या हुआ, कहा गया कि इसको अमेंड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान का एक हिस्सा है। याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। केशवानंद में कहा था कि प्रस्तावना को, चूंकि ये संविधान का हिस्सा है, इसी में ये कहा था केशवानंद भारती मामले में कि ये संविधान का हिस्सा है और इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से अमेंडमेंट करें कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स में कोई छेड़छाड़ ना हो। अब याद रखिएगा, बेसिक फीचर्स को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है ये बेसिक फीचर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है। अगली किसी क्लास में वी विल एक्सप्लेन इट। आई विल फिनिश दिस चैप्टर हियर एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।